Assalamu alaikum everyone. I'm here to share my FPSC English lecturer's experience. Test on August 8 and August 9. I scored 83.75 in both tests और कुछ क्वेश्चंस मुझे याद हैं तो वो भी मैं जो है शेयर करता चलूँगा यहाँ पे। अरे सबसे पहले तो ये है कि लिटरेचर लिंग्विस्टिक्स में जो है ना थॉरली पैटर्न एफपीएससी ने चेंज किया है। फुली कंसेप्चुअल पेपर था, ऐसा नहीं था कि लास्ट जैसे हम पहले मेमोराइजेशन होती थी ना फैक्ट्स की, लाइक हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के मेजर जो है किंग्स वगैरह कौन थे या मेजर ऑथर्स और फिर उनकी वर्क्स और उनकी पब्लिकेशन डेट्स और उनकी डेट ऑफ बर्थ डेथ, इस तरह की चीज़ें जो थी वो अब नहीं है। या इंपॉर्टेंट डायलॉग्स याद करना या कैरेक्टर ने कौन सा डायलॉग कौन सी ड्रामा में बोला है, ये चीज़ें नहीं है। अब सिर्फ कंसेप्चुअल है कि कौन से लिटरेरी मूवमेंट्स कहती हैं, लाइक यूटरनिज्म ह्यूमनिज्म में उसका इम्पेक्ट क्या था राइटिंग में। और उसमें जैसे मैन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैन वर्सेस हिमसेल्फ, नॉट मैन अगेंस्ट गॉड और अगेंस्ट फेट, इस तरह की चीज़ें। और जो लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस है ना ऑथर्स की, उन पे था। जैसे कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी दोनों टेस्ट में पूछा गया कि व्हाट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी, इट इज़ द पोएट्स कैपेबिलिटी टू डू व्हाट, टू डेल इन अनसर्टेनिटी, इस तरह का। और टीएस एलियट की फ्रेगमेंटेशन थी, ठीक है। इसके अलावा जो है बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, इसमें कहते हैं कि कैरेक्टर की ट्रेट क्या है, कि ही इज़ रूल्ड बाय अ सिंगल ट्रेट और अ सिंगल हैबिट, इस तरह का। और जो लिटरेचर में जो है ना वापसी सिद्धवा मोहसिन हमीद हामिद के जो क्वेश्चन थे वो भी जनरल मतलब कि कोई क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स के हवाले से या थीम या समरी के हवाले से क्वेश्चन नहीं था। इसमें भी टेक्निकल क्वेश्चन थे कि वापसी सिद्धवा का जो है नावल है वो किस हवाले से है। वो यहाँ पे है कि चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव ऑन पार्टीशन, आइस कैंडी मैन के बारे में ये क्वेश्चन था। ये दोनों ही टेस्ट में आया था। मोहसिन हमीद का भी रिटन फंडामेंटल्स का क्वेश्चन दोनों बार आया था कि इसमें जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो उसमें मतलब कौन से इसमें मोनोलॉग किस तरह का है, जो साइलेंट रीडर मोनोलॉग है इस तरह से, साइलेंट लिसनर मोनोलॉग है इस तरह से। अब जो क्वेश्चन मुझे याद है उसमें अगर वोकेबलरी चेक करूँ, वोकेबलरी बहुत आसान थी। क्वाइसेंट मतलब उर्दू मीनिंग बताना था, खामोश और गैर फाल। एम्बीवेलेंट मेरे जो जज्बात रखने वाला, दफन हु इज़ कन्फ्यूज्ड। एमिकेबल फ्रेंडली दोस्ताना उर्दू में। और इसके अलावा था मेटिकुलस वेरी केयरफुल, इसका उर्दू में था कि हद दर्जा मोहतात। जो इंग्लिश टू इंग्लिश सिनोनिम थे वो था गेरलस, GARRULOUS। और उसका जो था टेसिट्रन, इसका एंटोनिम बताना था बहुत ज़्यादा बोलने वाला, और एंटोनिम हो गया रिजर्व ना, टेसिट्रन, ठीक है। पिथी वर्ड था, पिथी का था वेरी ब्रीफ और कंसाइज, ये सिनोनिम बताना था। प्रेपोजिशंस बहुत आसान थी कि द चाइल्ड इज अफ्रेड ऑफ द डार्क, दिस ट्रांसलेशन डिफर्स फ्रॉम द ओरिजिनल वन, द एडिटर या द ऑथर कंट्रास्टेड द रिवाइज ड्राफ्ट विद द ओरिजिनल ड्राफ्ट, इस तरह की चीज़ें। जो चीज़ इसमें मुझे मुश्किल लगी है ना वो है इन्वर्टेड क्लॉज, इस तरह का कोई एक था। इन्वर्टेड क्लॉजेस नहीं है कोई डिफरेंस था उसमें, जैसे है कि कंडीशनल टाइप ना थ्री, कंडीशनल टाइप थ्री और टू को इन्वर्ट करके उसने क्वेश्चन बनाए हुए थे। फॉर एग्जाम्पल था कि हैड आई नोन द गेट वॉज क्लोज आई वुड हैव टेकन अनदर पाथ। इसी तरह था कि हैड द ट्रांसक्रिप्ट बिन प्रूफ रेड अर्लियर अ लॉट ऑफ एरर्स वुड हैव बीन अवॉइडेड, या कुड हैव बीन अवॉइडेड, सॉरी कुड हैव बीन अवॉइडेड। तो ये दोनों इस तरह के थे। और उसके अलावा तीन क्वेश्चन थे जो हैड, स्कार्सली और नो सूनर, इससे स्टार्ट होने वाले थे ना। तो इसमें ये है कि अगर स्टार्ट होता है ना स्कार्सली, स्कार्सली हैड वी सेट डाउन, हैड वी सेट डाउन व्हेन द रेन स्टार्टेड। और एक और था कि हार्डली हैड द टीचर अराइव्ड व्हेन द स्टूडेंट्स एंटर्ड द क्लास, इस तरह के जो क्वेश्चन थे। वो है कि अगर नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है आपका तो आएगा देन, हार्डली से है तो TH देन का है, या THEN देन का है। ये दो चार स्ट्रक्चरल है ना, ये MCQs थोड़े मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगे, मुझे इसमें मिस्टेक्स भी हुई हैं, ये थे। एक्टिव पैसिव जो थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस में से थे, और पास्ट कंटिन्यूस में था, लाइक द विंडोज वर बीइंग क्लीन्ड बाय अली, एक्टिव बनाना था तो अली वाज क्लीनिंग द विंडोज। और द गार्डनर हैज वाटर्ड द रोजेज, तो इसका प्लूरल है तो पैसिव में द रोजेज हैव बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर। मतलब आपने ऑब्जेक्ट पे नजर रखनी है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो ये एक बड़ा कॉमन सी चीज़ है, ये था। इसके अलावा नरेशन में आप देखें, नरेशन में इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे, रिक्वेस्ट और कमांड वाले। और था इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में दो स्ट्रक्चर पे सही फोकस हो, अच्छे से समझो कि अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका इफ़ या वेदर आपने ऐड करना है, और अगर जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट नहीं हो रहा तो वो कैसे बनाना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन था कि शी सेड टू मी डू यू हियर दैट साउंड, तो इसका जो है इनडायरेक्ट नरेशन बनेगी ना कि शी आस्क्ड वेदर इफ आई हैड हर्ड दैट साउंड। और अगर इस तरह का क्वेश्चन होता कि शी
सेड टू मी वेयर हैव यू बीन, तो इसका हम इफ या वो वेदर नहीं लगाया था ना कि शी आस्क्ड मी वेयर आई हैड बिन, ऐसे हो जाता। तो ये आपने देखना है इम्पेरेटिव में कि प्लीज वेट आउटसाइड, तो इसका वो है कि शी रिक्वेस्टेड देम टू वेट आउटसाइड। इस तरह का जो है नरेशन थी, ये भी इजी थी। तो इसमें सिर्फ मुश्किल चीज़ एक ही मुझे लगी है, वो है इन्वर्टेड काइंड ऑफ सेंटेंसेस, जिसमें कंडीशनल टाइप 3 में वो हैड और है ना वुड हैव हैड इनकी प्लेसमेंट चेंज करके क्वेश्चन बना देते हैं, या स्कार्सली से स्टार्ट होता है, नो सूनर से स्टार्ट होता है, हार्डली, हैड वी अराइव्ड, इस तरह से जो सेंटेंसेस है ना जिनके दूसरे पार्ट में देन आएगा टी एच ई एन देन वाला, टी एच ई एन देन वाला, या वेन आएगा डब्ल्यू एच वन। ये बड़े अच्छे से इसकी समझ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये था। फिर इसमें नाउन फ्रेज का जो हेड है वो आप देखते होगे, वो सिंगुलर है फ्रेज में सिंगुलर कौन सा है, द लिस्ट ऑफ आइटम्स वाज सबमिटेड। अब आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ, आइदर नाइदर, नाइदर नॉर, आइदर और, इनसे रिलेटेड क्या आपने सब इनके साथ जो है सिंगुलर की वर्ब यूज करनी है या प्लूरल की, ये आइडिया हो। नाइदर ऑफ द आंसर इज करेक्ट, ठीक है, या आइदर ऑफ द स्टूडेंट हैज सबमिटेड द असाइनमेंट, सिंगुलर की जो है यहाँ यूज हो रही है। फिर इसके अलावा जो है ना स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी वाले कुछ थे क्वेश्चन, ब्लैंक फिल करनी थी, वो भी थोड़े से मुश्किल थे। फॉर एग्जाम्पल आई सा द स्टूडेंट विद द ग्लासेस, ये एक क्वेश्चन है जिसमें कहते हैं कि जो फ्रेज है ना विद द ग्लासेस, वाई इज इट एम्बिगुअस, बिकॉज, और फिर आगे ऑप्शन से बिकॉज, इसका ऑप्शन मुझे सही भी लगा और मैंने की भी लगी, सही ही है कि इट कैन बी यूज विद द नाउन फ्रेज और द वर्ब फ्रेज, कि आई सा द स्टूडेंट विद द ग्लासेस। अब ये सा जो वर्ब है इसके साथ भी इसको हम कर सकते हैं, आई सम के मैंने ग्लासेस से देखा, या द स्टूडेंट विद द ग्लासेस, स्टूडेंट वाज वेयरिंग द ग्लासेस। तो ये दोनों इसमें जो है पॉसिबिलिटीज हैं। इस तरह की स्ट्रक्चरल एम्बिग्विटी और सिमेंटिक एम्बिग्विटी जो है एम्बिग्विटी, और उसमें एक और चीज़ है कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो यूनिट ऑफ अ सेंटेंस या a working syntactic unit in a sentence which is movable, its place is movable and it creates any kind of ambiguity or vagueness in a sentence। ये आपको अच्छे से आइडिया हो इसका। फिर क्लॉजेज में टाइप है, रिलेटिव क्लॉज है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि द पैकेज या द ऑर्डर दैट अराइव्ड या विच अराइव्ड यस्टरडे, इसका फंक्शन यहाँ पे क्या है, द शी प्लेस द बुक ऑन द टेबल, यहाँ ऑन द टेबल का फंक्शन क्या है, तो ऑन द टेबल का यहाँ एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस ये फंक्शन हो सकता है में यही फंक्शन है। और विच अराइव्ड यस्टरडे, ये जो है कौन सी है, इसका फंक्शन ये है मॉडिफाई द नाउन फ्रेज, एक तरह का ये एडजेक्टिव का काम कर रही है यहाँ पे, या कि द बुक या द ऑर्डर विच अराइव्ड यस्टरडे वाज रिसीव्ड बाय मी, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। अच्छा, लिंग्विस्टिक पोर्शन भी कंसेप्चुअल ही था सारा। लिंग्विस्टिक पोर्शन में सबसे पहले तो आप फोनेटिक्स, और फोनेटिक्स में आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स को देखें। आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स की जो क्रिएशन है ना साउंड्स की, वो कैसे, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि पा ब एंड मा आर बाइलेबियल्स बिकॉज वाई, बिकॉज दे आर प्रोनाउंस्ड एट द लिप क्लोजर। इस तरह का जो है लेब्यूडेंटल है या वेलर है, एल्वेलर है, या ग्लोटल साउंड्स है, ये कहाँ से प्रोड्यूस होती हैं, इनके प्रोडक्शन का वे क्या है, ये चीज़ आपको इसका बताओ। और फिर इसमें दो चीज़ें, एस्पायरेटेड और नॉन एस्पायरेटेड, वॉइस्ड और वॉइसलेस कौन से हैं, और इनका वॉइस्ड और वॉइसलेस होना, कि एक वर्ड है पिन और स्पिन, पिन में और स्पिन में, फिन और स्पिन, ये यहाँ पे एक वॉइसलेस है और एक वॉइस्ड है। तो इन दोनों में जो जो डिफरेंस है ये बेसिकली क्या है, ये एलोफोनिक वेरिएशंस हैं ऑफ अ सिंगल फोनीम, ठीक है ये चीज़। और फिर एलोफोन और फोन में क्या फ़र्क है, इसी तरह फोनीम और जो है मॉर्फीम में क्या फ़र्क है, ये बड़ी उन्होंने ना अच्छे से क्वेश्चन, बड़े ज़बरदस्त क्वेश्चन बनाए थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फोनीम एंड एलोफोन इज दैट फोनीम कैन, फिर आगे जो एमसीक्यू उसमें करेक्ट था कि चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। फिर डेरिवेशनल मॉर्फीम और इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम, इनमें डिफरेंस का उन्होंने पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, बिकॉज दैट डेरिवेशनल मॉर्फीम कैन दे कैन चेंज द वर्ड कैटेगरी। फिर डेरिवेशन मॉर्फीम में आप नेस लगा दे किसी वर्ड के एंड पे, या वो डिराइव लेक्सिकली वर्ड का जो है ना मीनिंग चेंज हो जाता है, सॉरी कैटेगरी चेंज हो जाती है, कि नाउन से आप उस पर चले जाते हो, क्लीन से क्लीनलीनेस हो गया, या आप मुझे एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं आ रही, कि आप एक की कैटेगरी को ना नाउन से एडजेक्टिव बनाते हो, या एडजेक्टिव को वो खत्म करके नाउन बनाते हो, तो ये उसमें चेंज है। जबकि इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम का काम है पोजेसिवनेस बताना, टेंस बताना, प्लूरलाइजेशन बताना, वो तो सिर्फ 7 या 8 है मेरे ख्याल में बस। फिर डिसा शोर का जो है ना सिग्निफायर और सिग्निफाइड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था कोई, ये आपको अच्छे से बताओ। Again, we have something about the constituents in structural ambiguity. Why are constituents important in creating structure or semantic ambiguity in a sentence? ये आपको अच्छे से आइडिया हो तो इसमें जो आपने लिंग्विस्टिक्स में देखनी है ना चीज़ें, वो बेस्ट यही है कि आप फोनोलॉजी, फिर उसमें रिलेशन ऑफ साउंड, आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, और फोनीम और मॉर्फीम में क्या डिफरेंस है, इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फीम क्या है,
एलोफोन्स क्या हैं, डिफरेंट वेरिएशंस हैं। प्रैग्मेटिक्स के क्वेश्चन थे। प्रैग्मेटिक्स में 3-4 किस्म के क्वेश्चन, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच था, प्री सपोजिशन था, फॉर एग्जांपल शी स्टॉप्ड स्मोकिंग या ही स्टॉप्ड स्मोकिंग, तो प्री सपोज क्या हुआ कि शी यूज्ड टू या ही यूज्ड टू स्मोक। फिर इंटेलमेंट है, द ट्रूथ मस्ट फॉलो फ्रॉम द आफ्टर द स्टेटमेंट, ये है इंटेलमेंट। और एक चीज़ मोस्टली इम्प्लीकेचर्स जो है ना कि और 3 वो एक्ट्स हैं, परलोक्यूशनरी, इलोक्यूशनरी और लोक्यूशनरी एक्ट्स, ये 2-3 एक्ट्स हैं कि जो इंटेंडेड मीनिंग जो है वो आपका लिसनर डिराइव करता है उससे, ये चीज़ है। ठीक है, सिंटेक्स जो है ना, सिंटेक्स में डिक्शन वाला ये वोकैबुलरी हो गया, उसके अलावा सिंटेक्स में यही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। और सेंटेंस स्ट्रक्चर में जो एम्बिग्यूटी यहाँ कहीं क्रिएट होती है, सॉरी मैं बहुत रिपीट कर रहा हूँ इस वाले को क्योंकि ये कुछ 5 दफ़ा आ चुका है एम्बिग्यूटी वाला। दोनों टेस्ट में ये 5 से 6 एमसीक्यूज इससे रिलेटेड थे, स्पेशली जहाँ क्लॉज को उन्होंने या सेंटेंस स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर दिया वो। ये ग्रामर के हवाले से यही फ्रेज, क्लॉज, इनकी डिफरेंसेस और इनका फंक्शन क्या है, सिर्फ इनकी जो है ना इनकी फॉर्म नहीं कि ये जहाँ पर जो है प्रीपोजिशनल फ्रेज है शी प्लेस्ड द बुक ऑन द टेबल, बल्कि इसका फंक्शन क्या है ऑन द टेबल, यहाँ पे एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस जैसे है, ये चीज़ थी उसमें। फोनोलॉजी और जो है फोनेटिक्स, इसमें मेन डिफरेंस क्या है कि फोनेटिक्स जो है डील्स विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द साउंड, whereas the phonology it deals with the study of how speech sounds are organized in a particular language, कि ये रूल्स क्या हैं उसके किसी लैंग्वेज में प्रोड्यूस करने के, ये था इसमें एक और लिंग्विस्टिक के जो हवाले से था ना। ठीक है, और एक और क्वेश्चन कि कंक्रीट डिक्शन इज यूज्ड व्हेन द राइटर वांट्स टू फोकस ऑन व्हाट, when he wants to focus on sensory experience और sensory specificity, इस तरह की जो चीज़ है ये है। और डिक्शन में एक और था सिंटेक्स में कि द फॉर्मल यूज ऑफ द टर्म रेशनलाइजेशन इंस्टेड ऑफ जॉब लॉस इज यूफेमिस्टिक डिक्शन के, यहाँ आपने थोड़ा वर्ड्स को नरम बनाने के लिए कहा, इंस्टेड ऑफ सेइंग ही डाइड ही पास्ड अवे, इस तरह के यूज यूफेमिस्टिक डिक्शन यहाँ यूज हुआ। फिर एक है कि शी हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, और उसके आगे क्वेश्चन को इंटरोगेटिव बनाया हुआ था, हैज़ शी कंप्लीटेड द टास्क, व्हाट काइंड ऑफ इन्वर्जन इज हेयर, तो वो यहाँ पे था सब्जेक्ट ऑक्सिलरी इन्वर्जन, ये है लिंग्विस्टिक का। इसके अलावा लिंग्विस्टिक्स में से कुछ ऐसा मुझे नहीं याद है, किसी नहीं मेमोराइज कर पाया शायद। लिटरेचर में जो टर्मिनोलॉजीज है ना वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। लिटरेचर में जो क्वेश्चंस किए गए, कीट्स की नेगेटिव कैपेबिलिटी ट्वाइस रिपीट हुई है, बेन जॉनसन कॉमेडी ऑफ ह्यूमर रिपीट हुई है, स्पेंसर की एलेगोरी फॉर्म जो है ना वो क्वेश्चन था कि फेरी क्वींस, इन द फेरी क्वीन द मोरल इंस्ट्रक्शन वाज चीफली गिवन बाय द फॉर्म ऑफ एलिगोरी। ठीक है, और एलियट, डी.एस. एलियट की जो है उसमें क्वेश्चन था कि द shift of voice in T.S. Eliot's The Wasteland is represents it represents it is associated with cultural dislocation and fragmentation। अब fragmentation के हवाले से हम 2-3 MCQ से कहते हैं कि fragmentation जो है मॉडर्निज्म में, मॉडर्निस्ट राइटिंग में एक टेक्निक है जो फ्रैक्चर्ड परसेप्शन को डील करती है। ये एग्जैक्टली मुझे समझ उसकी नहीं आई, इतना ही आया है कि हम डिसलोकेटेड हैं या ह्यूमैनिटी जो है इट इज इन chaotic सेंस ऑफ माइंड, तो फ्रेगमेंटेड जो है हमारी परसेप्शन है, तो वो उन्होंने क्रोनोलॉजिकल इवेंट जो है ख़त्म कर दिया, कहीं भी पास में, कभी फ्यूचर में, कभी मेमोरीज में, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के हवाले से क्वेश्चन था कि इंटीरियर मोनोलॉग और थिंग्स। अच्छा, अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्रामेटिक मोनोलॉग, सोलिलोक्वी, असाइड, इन चारों टर्म्स में आपको बिल्कुल डिफरेंस क्लियर हो। इन चारों में बड़ा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन बना के वो देते हैं कि ये चारों कैरेक्टर के बारे में क्या बताती हैं, और इन चारों के जरिए कैरेक्टर अपने आप को रिवील कैसे करता है फॉर द रीडर। फॉर एग्जांपल यहाँ जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग, इसमें कहा कि द कैरेक्टर अनकॉन्शियसली या अननोइंगली रिवील्स हिमसेल्फ टू द रीडर। वो किसी और कैरेक्टर को नहीं पता होता, वो जब अपनी कोई बात करता है किसी स्टेटमेंट में, तो रीडर को आइडिया हो जाता है कि व्हाट इज द कैरेक्टर फीलिंग। ठीक है, फिर क्या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव जो है ये एक यहाँ पे टर्म थी, इसमें कहते हैं कि ये भी टी.एस. एलियट की में पॉपुलराइज्ड बाय टी.एस. एलियट। इसमें कहते हैं कि सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और अ चेन ऑफ इवेंट विच इज यूज्ड टू इवोक इमोशंस और फीलिंग इन द रीडर इनडायरेक्टली। ठीक है, और इसके अलावा लिटरेचर के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मेटाफिक्शन एक था कि व्हेन वर्क पता नहीं कंस्ट्रक्टेड सेल्फ एज द वर्क ऑफ नरेशन, वो इस तरह से एक टर्म थी, और मैं दोबारा चले मुझे मिलता है क्वेश्चन, मैं रीड ही कर देता हूँ। मेटाफिक्शन और हिस्ट्रियोग्राफिक मेटाफिक्शन, ये दोनों चीज़ें थी। अब हिस्ट्रियोग्राफिक मेटाफिक्शन में कहते हैं कि नॉट द ब्लाइंड स्टडी ऑफ या एक्सेप्टेंस ऑफ द हिस्ट्री, बट रादर
द स्टडी ऑफ हिस्ट्री विद सेल्फ कॉन्शियस थॉट, कि ये आप इसको करो। मेटाफिक्शन की डेफिनेशन है क्या, वर्क दैट डेलिबरेटली एक्सपोजेस इट्स ओन स्टेटस एज अ कंस्ट्रक्टेड नैरेटिव, इट इज मेटाफिक्शन। इसलिए एक हवाले से क्वेश्चन था, और बेन जॉनसन्स कॉमेडी ऑफ ह्यूमर बता चुका हूँ पहले कि इट इज बिल्ट अराउंड अ कैरेक्टर हु इज रूल्ड बाय अ सिंगल ट्रेट। अच्छा, शेक्सपियर की सोलिडकी में वो कहते हैं कि जो सोलिडकी ऑफर्स द ऑडियंस, ये ऑडियंस को क्या ऑफर करती है, इट डज द रीडर्स योर ऑडियंस अ कैरेक्टर्स प्राइवेट थॉट्स, ठीक है। और कंक्रीट डिक्शन इज यूज्ड फॉर सेंसरी। अच्छा, ये हो गया है। एपिफनी बाय जेम्स जॉयस, व्हाट इज एपिफनी, इट इज अ सडन रियलाइजेशन ऑफ समथिंग और सडन स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन। और जो शिफ्ट है वॉइस का DSLF में वो है कल्चरल डिसलोकेशन। तो जो है ना, इसमें आपका लिटरेचर पोर्शन में भी जो चाहे पाकिस्तानी लिटरेचर के 3 से 4 MCQ सिर्फ थे, इससे ज़्यादा नहीं थे, या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में से कहीं से भी उसने कोई चीज़ पिक की है तो उसने लिटरेरी टर्म्स, स्पेसिफिक एंड डिस्टिंक्ट टेक्निक्स एंड डिस्टिंक्ट ऑथर्स, जो है लिटरेरी कंट्रीब्यूशन, उनको शेयर किया है। जैसे एक था कि जो पैसेज टू इंडिया में जो माराबर केव्स वाली एक एपिसोड है, जो चैप्टर है व्हाट इज इट एसोसिएटेड विद, वो था लिमिट्स ऑफ कॉलोनियल अंडरस्टैंडिंग। इस तरह के क्वेश्चन थे डायरेक्ट, सिर्फ मतलब किसी कैरेक्टर की कोई डायलॉग या कोई लाइन नहीं थी, किसी पोइट्री की कोई वर्स नहीं आई कि ये कौन सी पोएम में से है, ये क्या थीम है, इस तरह के क्वेश्चन नहीं थे। इडियम्स बड़े आसान थे, टू कीप एट बे मीन्स टू होल्ड समवन ऑफ, टू टर्न अ ब्लाइंड आई, to ignore something deliberately, or to turn a new leaflet to make a fresh start, और एक था carry the day, to win a competition और win a contest। ये 4 दोनों टेस्ट में जो मुझे याद रहे हैं। अच्छा, जो पेडागॉजी है ईजी थी, बहुत ही ईजी थी, लेकिन स्टेटमेंट्स ना लॉन्ग थी और बाइंडिंग मतलब कंफ्यूजिंग हो सकती हैं अगर आपकी रीडिंग हैबिट्स ज़्यादा नहीं है। मतलब लिटरेचर में भी कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स थी, वो कम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेज और इस तरह के उन्होंने दिए हुए थे कि स्टेटमेंट को 1-2-3 दफ़ा पढ़ना पड़ता था, तब जाके आप उसको समझ पाते थे और इतना टाइम नहीं होता। तो रीडिंग आपकी एक्सटेंसिव होनी चाहिए इस तरह से, कोई भी रीडिंग, फॉर एग्जांपल कोई भी नॉवल है, फिक्शन, जो भी चीज़ आपको पसंद हो, रीडिंग इस तरह की हो कि आप जो है ना लेंथी स्टेटमेंट्स मस्ट मेक सेंस टू यू, कि यू कैन कॉम्प्रीहेंड द स्टेटमेंट टू आंसर टाइमली, ठीक है। ये था। मैंने जो इसमें मैं प्रिपरेशन के लिए कोई खास बुक वगैरह नहीं यूज़ की, नोट्स में मुझे कहीं दोस्तों ने भेजे वगैरह उधर से। दूसरा ChatGPT और जेमिनी को मैंने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज़ किया, कि मैंने कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास पेपर से मिले वो शेयर किए इसके साथ, और प्रॉम्प्ट किया कि नीड ओनली स्पेसिफिक कंसेप्चुअल प्रिपरेशन फॉर इट ऑल। तो उसने मुझे खुद ही फोनेटिक के पहले 5-6 बना के दिए टॉपिक्स, जैसे आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, फिर उसमें फोनेटिक और फोनीम, एलोफोन और फोन, डेरिवेशन और इन्फ्लेक्शन, मॉर्फीम, इस तरह से ना टॉपिक्स उसने बना के दिए, और सिर्फ उन्हीं टॉपिक को विद एग्जांपल्स एक्सप्लेन करता गया। तो मैं वहाँ से प्रिपरेशन होती गई, ठीक है। मॉर्फीम जो हैं, एलोफोन्स हैं, सिंटैक्स में सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सिमेंटिक एंड स्ट्रक्चरल एम्बिग्यूटी है, या प्रैग्मेटिक्स में स्पीच एक्ट्स हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट्स हैं, पर लोकुशनरी, लोकुशनरी, इलोकुशनरी जो हैं ये स्पीच एक्ट्स हैं, एंटेलमेंट, सपोज, प्री सपोजिशन, इम्प्लीकेशन, ये सब चीज़ें हैं। लिटरेरी पीरियड्स के लिए जो है फोकस था, लिटरेरी मूवमेंट्स पे, ऑथर्स के लिटरेरी कंट्रीब्यूशंस और इन चीज़ों पे। तो अभी प्रिपरेशन नेक्स्ट टेस्ट से बेहतर करनी है इंशाल्लाह मैंने। तो वो सिर्फ ये है कि आप कंसेप्चुअल स्टडी पे ही फोकस करें, और थीमेटिक स्टडी पे, इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग द फैक्ट्स गो फॉर द कॉन्सेप्ट्स, एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह, उसको रियली ग्रेट।